गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले जो हमारी पुरानी खबरें हैं, पुरानी न्यूज़ हैं, उसे हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले जो रिवीजन है हमें याद करना है। टेनिस में वीनस विलियम्स का नाम, ये आपकी यूएसए की खिलाड़ी है। ठीक है, टेनिस की खिलाड़ी है और अभी ये आपका एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका स्टार्ट होने वाला है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगी। ठीक है, 45 साल की उम्र है इनकी। 45 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन ड्रॉ खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी ये आपकी बनने वाली हैं। ठीक है, जब भी बच्चे आप टेनिस के बारे में देखें तो टेनिस में जो है आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, टोटल जो है आपके 4 ग्रैंड स्लैम है। 4 में जो है आपका सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसके बाद में आपका फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन है और फिर जो है आपका लास्ट में यूएस ओपन होता है। तभी 2026 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो आपका स्टार्ट होने वाला है जनवरी के महीने में। तो उसके लिए ही जो है आपका मेन ड्रॉ खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनेंगी वीनस विलियम्स। अगला बचे रविंद्र कुमार अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है। इनको चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एफसीआई का। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए हेड बन रहे हैं ये। ठीक है, इनका बच्चे आपको नाम याद रखना है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। काम्या कार्तिकेयन का नाम याद रखना है। इन्होंने आपका रिसेंटली एक रिकॉर्ड बिल्ड किया है। काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। स्कीइंग के जरिए जो है आपके यहाँ पे पहुंची है। अगला नाम है सजोड मारिन का। हॉकी इंडिया के द्वारा जो महिला भारतीय हॉकी टीम है उसके चीफ कोच के रूप में इनको अपॉइंट किया गया ना। सजोड मरीन इनका नाम है, याद रखिएगा। अगली खबर है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट है, इसके कुछ प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए। तो बेसिकली बच्चे हमारे देश में स्पोर्ट्स के लिए नेशनल लेवल पर जितनी भी आपकी अथॉरिटीज़ हैं किसी भी खेल के लिए, ठीक है, जितनी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको जो है रेगुलेट करने का, उन सबको जो है आपका कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 में आया है, इतना आपको याद रखना है। अब चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है 1 जनवरी 2026 से ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टील, एल्यूमिनियम जैसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले प्रोडक्ट पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM लागू कर दिया है। ठीक है, एक शॉर्टकट जो है आपको पूछा जाएगा कि CBAM क्या है। ठीक है, उसमें आपका आंसर क्या आएगा? अभी आप लोग RRB की तैयारी कर रहे हैं, RRB JEE में जो आपका CBT1 है, CBT2 है, वहाँ पे बच्चे इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में ही आपका क्या है, इन्वायरमेंट में ही आपके क्या आते हैं बच्चे, उसी में आपका जो है कार्बन टैक्स आता है, उसमें आपका पॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, इन पे एक टैक्स लगने वाला है जिसका नाम है CBAM और ये लगाने वाला है आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? गैर यूरोपीय देशों से आने वाले सस्ते ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर कार्बन लीकेज को रोकना और ग्रीन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है ना। तो बेसिकली वही है कि अगर आप इस पर टैक्स लगाएंगे तो इस तरीके की चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। तो जो मैन्युफैक्चरर होगा या फिर जो खरीदार होगा वो इस तरीके की चीज़ों को ना ही खरीदना पसंद करेगा और ना ही जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो इस तरीके की चीज़ों को प्रोड्यूस करना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी डिमांड जो है आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, देश में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी कामाख्या स्टेशन और पश्चिम बंगाल के हावड़ा कोलकाता के बीच में चलेगी, याद रखिएगा। अभी तक वंदे भारत के जितने भी ट्रेन भारत में दौड़ रही हैं, जितनी भी चल रही हैं, ऑपरेशनल हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा वो सारी की सारी जो है आपकी चेयर होती है ना, उसमें आपकी चेयर लगी होती है। तो पहली स्लीपर ट्रेन जो है वंदे भारत के अंदर असम के गुवाहाटी से लेकर के पश्चिम बंगाल के हावड़ा कोलकाता के बीच में जो है आपकी चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 या 18 जनवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन की डिज़ाइन स्पीड जो है आपका 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है। ठीक है, तो याद रखिएगा असम और कोलकाता के बीच में चलने वाली पहली स्लीपर होगी वंदे भारत की। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। अब ये खबर जो है हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो है बच्चे आपका जो बिहार है, बिहार के पास में अभी तक की अगर हम बात करें तो एक ही आपका क्या था, टाइगर रिजर्व था, ये था आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब जो है आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व के रूप में स्टैब्लिश किया जाएगा और ये है आपका चंपारण जिले में। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था ना
बना, यहाँ पे बाघों की संख्या 54 हो गई थी बढ़ करके, ठीक है। और जो बच्चे इस तरीके के आप लोगों ने देखा होगा जो फूड चेन में सबसे ऊपर जानवर रहते हैं, उसमें आपका टाइगर आ जाता है, उसमें आपका लायन आ जाता है, ठीक है, गिद्ध वाली जो आपकी पूरी स्पीसीज है। तो फूड चेन में जो सबसे ऊपर जानवर होता है उनके रहने के लिए भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी 54 इनकी जनसंख्या हो गई है और वहाँ की क्षमता केवल जो है आपका 45 बाघों की है, ठीक है। तो इसीलिए बाघों के रहने के लिए अतिरिक्त स्थान, बेहतर प्रबंधन हेतु कैमूर को जो है आपका क्या बनाया जा रहा है, टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो इसलिए भी आपका फेमस है। अगली अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस्टर नागेश कपूर को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में इनको जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये किसका स्थान ले रहे हैं बच्चे, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह लेंगे। आपको याद रखना है नागेश कपूर को, ठीक है, क्या बनाया गया है, वाइस चीफ बनाया गया है एयर फोर्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, एयर फोर्स के वाइस चीफ के रूप में इनको बनाया गया। बाकी अगर हम इंडियन एयर फोर्स की बात करें, 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना जो है आपका बनाई थी, ब्रिटिश एरा में आपकी बनी है, इसलिए 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायु सेवा दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना के प्रमुख जो अभी वर्तमान में है, इनका नाम मिस्टर अमरप्रीत सिंह, ठीक है। और इसका जो मोटो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है, यानी कि नभः स्पृशम दीप्तम, ठीक है। तो ये जो है इसकी मोटो रखी गई है। अगला है बच्चे, असम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। देखो, असम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके द्वारा 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। असम वैसे केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम होती है, कोई भी आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो असम के द्वारा सबसे पहले किया जाता है, तो इस मामले में भी आपका असम आया है पहले नंबर पे, ठीक है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन को संशोधित करने के लिए गठित किया जाता है ना, तो जो आपका 8th पे कमीशन है उसको जो है आपका इम्प्लीमेंट करने जा रहा है असम, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। यह आयोग राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में काम करेगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि जो है आपका 1 जनवरी 2026 को ही समाप्त हो गई है ना, तो 1 जनवरी 2026 से आपका इम्प्लीमेंट हो जाएंगी जो हमारा 8वां पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस, उनकी जो भी आपके रिकमेंडेशंस होगी वो सारी की सारी 1 जनवरी के बाद से सैलरी पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पे जो है आपका वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना है। और जैसे आपका केंद्र का जो आपका पे कमीशन है उसके जो है आपके एक हेड होते हैं, उसी तरीके से जो स्टेट पे कमीशन है उसके भी जो है आपके अलग अलग हेड होते हैं। तो असम जो 8 पे कमीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा है उसका जो हेड है वो यहाँ के मुख्य सचिव है सुभाष दास, ठीक है, वो इसके बच्चे प्रेसिडेंट, हालांकि आपको प्रेसिडेंट याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि असम ने 8 पे कमीशन को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट कर दिया है। अच्छा, 2 म्यूनसिपैलिटीज़ है पेरू की। पेरू पहले जो है बच्चे आपका एक देश है, ठीक है, ये आपका एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसके देश के अंदर दो जो है आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ है, नगर पालिका, जैसे हमारे देश में होती है, सेटुपू है या फिर आपका नोटा है। इन्होंने अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों, ठीक है, नाम है इसका मेलिपोनिनी जनजाति, क्या है, मेलिपोनिनी जनजाति, इसको कानूनी अधिकार प्रदान किया है और ऐसा करने वाला एक अध्यादेश जो है आपका पारित किया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है, ठीक है। तो पेरू के द्वारा आपको पूछा जाएगा अभी हाल ही में कौन से देश के द्वारा मधुमक्खी को कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट प्रदान किए गए हैं, तो ये है बच्चे आपका पेरू, ठीक है। अगर हम देखें पेरू को तो ये आपका दक्षिण अमेरिका देश है, राजधानी इसकी लीमा है और मुद्रा है इसकी नियोसोल, ठीक है, नियोसोल जो है इसकी मुद्रा है यानी कि करेंसी है। ये दुनिया की पहली ऐसी कीट है जिसे यह दर्जा मिला है। इस कदम का उद्देश्य उन्हें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान से बचाना है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, ऐसी मधुमक्खी जो कि डंक रहित है, ठीक है, ये जो है हार्मफुल नहीं होती है, डंक रहित मधुमक्खी है, नाम है इसका मेलिपोनिनी जनजाति, इसको लीगल राइट दिए गए हैं पेरू के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पेरू को देख लेते हैं कि दुनिया के नेक्स्ट पे आपको कहाँ पे मिलेगी। तो ये देश जो है आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है। इक्वाडोर इसका पड़ोसी देश है, कोलंबिया है इसकी तरफ, ठीक है, ये देखिए इसके पूर्व में आपका ब्राज़ील है, ठीक है, पूर्व दक्षिण में जो है इसका बोलीविया है, ठीक है। इस तरीके से जो है बच्चे आपका ये पैसिफिक ओशियन से अपनी बाउंड्री शेयर करता हुआ एक देश है। आप लोग अगर इसे देखिए, और इसकी जो कैपिटल है वो बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे तट के सामने है पैसिफिक ओशियन में, ये है आपकी लीमा,
ठीक है, ये जो है इसकी कैपिटल है। तो पेरू जो है दक्षिण अमेरिकी देश, याद रखना, कैपिटल इसकी लीमा है और इन्होंने ये डिसीजन लिया है, एक मधुमक्खी को लीगल राइट दिए हैं। ठीक है, अगला बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। भारत ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए हैं। ठीक है, ये कहाँ पे लगेंगे? सबसे पहले ये दिल्ली में लगाए जाएंगे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस बारे में है ये। IITM पुणे के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए हैं। पहली यूनिट फरवरी से दिल्ली में लगाई जाएगी, जिससे कि घने सस्ते सोलर पावर वाले ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के जरिए लोकल मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, किस तरीके के जो है हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है आपके लगाए जा रहे हैं, 3D प्रिंटेड हैं। ठीक है, और ये जो है आपको याद रखना है दिल्ली में सबसे पहले लगेंगे। कहाँ पे? दिल्ली में। IITM के द्वारा इनको, IITM पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। अगली न्यूज़ भी आपकी इंटरनेशनल है। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरो जोन का ये आपका 21वां देश बन गया है। ठीक है, अब यूरो जोन में क्या होता है बच्चे कि जो भी कंट्रीज यूरो जोन होती है ना, उनकी जो करेंसी है वो सब की जो है आपकी करेंसी क्या हो जाती है? यूरो हो जाती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अगर हम बुल्गारिया की बात करते हैं तो इसमें जो है आपकी इनकी अपनी जो करेंसी थी वो है आपकी लेव। ठीक है, और यूरो भी इन्होंने अपना लिया है, तो यूरो जो है अब दोनों ही इनकी क्या हो जाएंगी? मुद्रा हो जाएंगी, करेंसी हो जाएंगी। बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया 20वां देश बना था इसमें शामिल होने वाला। ठीक है, तो ये कंट्री आपको पूछा जा सकता है, आपको पूछा जाएगा हाल ही में कौन सा देश है जो कि आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाने वाला और यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बना है ना? ऐसा ही पूछा जा सकता है। और उल्टा ही पूछा जाएगा आपको कि बुल्गारिया जो है वो यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो 21st कंट्री है बच्चे। ठीक है, बहुत बार पिछली बार जब ये क्रोएशिया आपका शामिल हुआ था तो काफ़ी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में इससे बने थे, है ना, बहुत सारे एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी तरीके से जो है अब की बार आपका ये बुल्गारिया है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि बुल्गारिया 21वां देश है। बाकी अगर बुल्गारिया को आप लोग देखेंगे तो ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है ना, यूरोजोन में शामिल हुआ है, यूरोपियन कंट्री है। रोमानिया इसका पड़ोसी है, सर्बिया है, इधर आपका नॉर्थ मैकेडोनिया है, नीचे आपका ग्रीस है, यहाँ पे आपका तुर्की है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी बाउंड्री है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे आपका वाटर बॉडी है जिससे इसकी बाउंड्री लगती है। अगर आप देखेंगे मैप में, यहाँ पे देखिए बच्चे, 1 सेकेंड, मैं इसका थोड़ा सा कलर आपके लिए चेंज कर देती हूँ। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप ईस्ट में देखिएगा। ठीक है, बुल्गारिया है, बुल्गारिया के जो ईस्ट है पूरब की तरफ है, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये जो बॉर्डर आप लोग देखेंगे, ये बॉर्डर जो है आपका ये बना रहा है ब्लैक सी के साथ में। ठीक है, जो काला सागर है, काला सागर के साथ में जो है अपना ये बॉर्डर बनाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आता है ना कि जो ब्लैक सी है उसकी जो बाउंड्री है वो कौन कौन सी कंट्री से लगती हैं, तो यहाँ पे आपका तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। ठीक है, इन कंट्रीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ये आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। क्योंकि दुनिया भर में जिस जगह के बारे में बच्चे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, या फिर जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, वो अधिकतर उन्हीं देशों से रिलेटेड होते हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बुल्गारिया से रिलेटेड आपको न्यूज़ याद रखनी है बच्चे, कहाँ पर आपका कंट्री है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, उसके अलावा RRBJ के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट की क्लास आपकी चल रही है, जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लासेस जो है आपकी सुबह 9 बजे होती हैं, 9 बजे आपकी लाइव होती है। ठीक है, अभी ये जो है हमें ख़त्म करना है क्योंकि CBT 1 में इन्वायरमेंट भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो बच्चे CBT 1 जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है या फिर CBT जो है CBT 1 आपने कहीं से पढ़ा है और CBT 2 के लिए आप लोग अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट बैच भी बना है, वो भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।